हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। भाई आईपीयू के फॉर्म्स आउट हो गए हैं और एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष कोर्सेज जिन्हें भी आईपीयू यूनिवर्सिटी से करना होता है उनके लिए। लेकिन देखिए क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हर बच्चा कर सकता है पार्टिसिपेट? नहीं कर सकता है। दिक्कत कहाँ आती है? जब बच्चा पूरा वीडियो नहीं सुनता है, स्किप करके आप वीडियोस को सुनते हैं, फिर आपके पास बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, समझिए। और जो आर्मी बैकग्राउंड से हैं, किसी भी स्टेट से हो लेकिन आर्मी बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी चीजें पूरे वीडियो में। पहले चैनल सब्सक्राइब करिए जिससे आप मिस ना करें कुछ। डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का चैनल का हमारा लिंक है वहां जाइए, ज्वाइन करिए, जिससे आप कुछ चीजें मिस ना करें। अब समझिए, आईपीयू इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी को कहते हैं, जो कि दिल्ली स्टेट काउंसलिंग के अंदर आती है। इस यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म्स आउट हो गए, एक ब्रोशर आउट हुआ है। दो वेबसाइट हैं, एक आईपीयू डायरेक्ट ac.in वाली और एक एडमिशन वाली। एडमिशन वाली पे फॉर्म अवेलेबल होंगे, लेकिन जो नॉर्मल उनकी ipu.ac वाली जो वेबसाइट है वहां पर ब्रोशर अपलोड हुआ है। ब्रोशर में सभी कोर्सेज हैं। पहली बात हमको यह समझनी है कि आईपीयू यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, उसने जो फॉर्म आउट किए हैं केवल एमबीबीएस के लिए नहीं है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी के लिए, बहुत सारे कोर्सेज के लिए है। उनमें से क्योंकि हम एमबीबीएस के लिए स्पेसिफिक ये वीडियो बना रहे हैं, तो आपको एमबीबीएस की साथ में बीडीएस की जानकारी भी दे रहे हैं। बीडीएस के लिए किसी को जाना है, आईपीयू का फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईपीयू में एक कॉलेज आता है, उसकी काउंसलिंग ऑल इंडिया से होती है, जरूरत नहीं है। स्टेट काउंसलिंग में जो कॉलेजेस आते हैं, जैसे डॉक्टर बीएसए, एनडीएमसी, एसीएमएस, आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस जिसको हम कहते हैं, इनकी काउंसलिंग आईपीयू से होती है स्टेट वाले बच्चों के लिए जिन्होंने दिल्ली से 11th और 12th पढ़ा है। यानी दिल्ली के बाहर आपने कहीं से भी किया है, दिल्ली के बाहर कहीं से भी आपने 11th 12th किया है, तो आप इस आईपीयू की जो काउंसलिंग है एमबीबीएस के लिए, आयुष कोर्सेज में हम बात कर रहे हैं, इनके लिए एलिजिबल नहीं है। ढंग से समझ लीजिए, अगर आपने दिल्ली से 11th 12th किया है तो ये एलिजिबल। दूसरा कौन एलिजिबल है? अगर आप आर्मी वार्ड हैं और आप किसी भी स्टेट से हैं लेकिन आर्मी के वार्ड्स हैं, वहां पर आप एलिजिबल है। एसीएमएस जो आर्मी के कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस है, की सीट्स आर्मी के बच्चों के लिए रिजर्व होती है, फिर चाहे वो बच्चा किसी भी स्टेट से हो लेकिन आर्मी वार्ड हो। ये सारी चीजें हैं, मेन पॉइंट्स पूरा डिस्क्राइब करेंगे इस वीडियो में। जो अदर कोर्सेज के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए भी, आयुष, बीएमएस, बीएचएमएस, उन सबके लिए भी ये फॉर्म है आईपीयू का जो भरना होता है आपको। हालांकि ब्रोशर में कुछ गलतियां हैं, लास्ट में अपेंडिक्स नहीं दिए हैं जो कि देने थे। इवन जो टाइटल है स्टार्टिंग में, जो हम इंडेक्स कहते हैं, इंडेक्स में भी लिखा हुआ है कि 156 नंबर पेज से 175 नंबर पेज के बीच में अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स के सारे नाम दिए हुए हैं लेकिन वो मिस है, तो वो वापस अपलोड हो जाएगा वेबसाइट पे। फिलहाल आपको समझना है कि ये फॉर्म्स जो हैं आउट हुए हैं आईपीयू के, हर साल जल्दी ही होते हैं, तो आपको इसमें इस तरह से नहीं सोचना है कि इस बार जल्दी निकल गए क्या, ठीक है ना। फॉर्म्स जो हैं वो इसी समय निकलते हैं, फॉर्म्स इसी समय आउट होते हैं हमेशा, पहले ही। अब देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉलोड बाय सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी, जो कि 1500 रुपए है, प्लस टैक्सेस जो भी रहेंगे वो करने की जो स्टार्टिंग डेट है आज 1 फरवरी से शुरू हो गया है और 31 मार्च तक लास्ट डेट है। वीडियो बनाएंगे हम, फॉर्म फिलिंग पे भी वीडियो लाएंगे। ये फिलहाल एक जनरल इंस्ट्रक्शन और जो इंफॉर्मेशन है उस पर वीडियो है। फिर आप ये जो है जब आप कर लेंगे इस तरह से, कुछ के लिए आगे रहेगी डेट्स, मेनली ये यहां पर है, और डेट्स आगे बढ़ाई भी जा सकती है, लेकिन आपको पहले इसका ध्यान रखना है। फिर काउंसलिंग, जिसने ये पहला स्टेप कंप्लीट किया होगा वो काउंसलिंग भी कर सकता है। काउंसलिंग अब होती है नीट रिजल्ट के बाद होती है, लेकिन फॉर्म उसके लिए भी आ जाता है। काउंसलिंग के लिए स्पेशली 1000 रुपीज देना होता है, यानी 1500 रुपए अभी आप रजिस्ट्रेशन चार्ज दे रहे हैं। काउंसलिंग का अभी नहीं आया है, अभी दूसरे एलएलबी और बाकी प्रोग्राम्स के लिए आया है। जब एमबीबीएस की काउंसलिंग होगी तो फिर से ये ओपन होगा, वहां पे रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी आपका हो चुका होगा, जो अभी आपने किया है, लॉग इन करेंगे उस समय, और 1000 रुपीज पे करेंगे आप। पिछली बार कई बच्चों का ये स्टेप मिस हो गया था, उन्होंने कहा रजिस्ट्रेशन तो हमने कर दिया था लेकिन काउंसलिंग के 1000 रुपीज नहीं दे पाए, इसलिए बैठ नहीं पाए थे। तो याद रखिए, ये पोर्टल अलग अलग टाइम पे ओपन होता है, कई बार आपको बाद में भी रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिल जाता है, जब बाद में वापस ओपन होता है तब भी, लेकिन बेटर है अगर आप दिल्ली से हैं अभी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। इस चक्कर में मत रहिए कि बाद में वापस फॉर्म ओपन होंगे, हालांकि मैंने बताया होते हैं, लेकिन
आ गए हैं तो कर लेना चाहिए। बाद में आप कहें सर आपने कहा था होते हैं फॉर्म लेकिन आए नहीं वापस, बाद में बच्चे घबराते रहते हैं, जैसे नीट का एग्जाम हो चुका होता है कि सर वापस फॉर्म निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, तो बेटर है उस घबराहट से बाहर रहना है, अभी आप फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात, फिर ये काउंसलिंग होगी, जैसे मैंने बताया आपको, जब नीट काउंसलिंग होगी उस समय आ जाएगी डेट्स, वो बाद में डिक्लेयर होगी नीट के लिए खासकर, बाकी के लिए इन्होंने कर रखी है। सीईटी कोड नंबर, जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो सीईटी कोड नंबर देना होता है, मैंने पहले ही बताया है। जो एमबीबीएस के लिए बच्चा जा रहा है, या तो वो दिल्ली से 11-12 किया हुआ हो तभी एलिजिबल है आईपीयू के लिए, या फिर वो आर्मी वार्ड हो, आर्मी के उनके पेरेंट्स में से कोई आर्मी में रहे हो, उनके क्लॉजेस में बता दूंगा क्या क्या होते हैं। जो अलग अलग कोर्सेज है, बी आर्क है, फिर ये एमबीबीएस है। जो एमबीबीएस के लिए जाएगा वो कोड नंबर 103 फिल करेगा, 103 फॉर्म के अंदर। ठीक है, एग्जाम उनका नीट ही होगा, एग्जाम नीट होगा, लेकिन ये फॉर्म भरना जरूरी है काउंसलिंग के लिए। ऐसे ही डेंटल सर्जरी बीडीएस के लिए 104, लेकिन मैंने कहा जो बीडीएस के लिए जाना चाहता है उसको ये फॉर्म भरने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बीडीएस में केवल एक कॉलेज आता है जो एसिक है रोहिणी में, और उसकी काउंसलिंग होती है ऑल इंडिया से, स्टेट से नहीं होती है। अब वो बच्चे जो काउंसलिंग नहीं जानते हैं वो कहते हैं सर आप क्या बोलते हो, समझ में ही नहीं आता है, ऑल इंडिया स्टेट इतने सारी चीजें होती है क्या? यस, बहुत चीजें हैं, टिपिकल है, कॉम्प्लेक्स है वो है, इसीलिए हम इतने वीडियोस बनाते हैं और हमने बनाए हैं आज तक। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, नीचे नंबर लगा आता है 72300533, कॉलिंग नंबर नहीं है, व्हाट्सएप करिए और लिख दीजिए नीट पेड काउंसलिंग। हमारी पेड काउंसलिंग चलती है जिसमें हम बहुत नॉमिनल चार्जेस में, आप दिल्ली में अगर बच्चा है तो दिल्ली में जाकर के देखिए, काउंसलर्स 1-1, 2-2, 3-3 लाख रुपए ले रहे हैं। हमारे चार्जेस 7,500 रुपए से लेके 15,000 तक है। गवर्नमेंट कॉलेज की कोई काउंसलिंग करवाता है केवल 7,500 में, कोई हमसे गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड, अब्रॉड काउंसलिंग सब में हेल्प लेता है 15,000 रुपए, ये हमारे चार्जेस है भाई। डिस्क्रिप्शन ये व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिए, आपको हम लोग ब्रोशर भेज देंगे, उसमें पूरी चीज लिखी हुई है, हमारी सर्विसेज, हमारे प्लान, सब कुछ। अगर परचेस करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज फ्री में तो हम लोग कंटेंट लाते रहते हैं, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर ये बहुत सारे बीएससी योगा में कोई जाना चाहता है 117 है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे प्रोग्राम सभी के लिए यहाँ पे कोड्स लिखे हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे कोड्स हैं यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ, तो जो भी आपका कोड है आप उसे भर लेंगे। ठीक है, जो भी आपका कोड है वो आप भरेंगे। यहाँ पे सारे बहुत सारे एग्जाम्स है क्योंकि, और कई जगह पे एग्जाम्स होंगे भी, कुछ के लिए एग्जाम होता है, नीट वालों के लिए एग्जाम नहीं है। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है जिनके लिए सीईटी होगा एग्जाम देना है, जिनको सीयूईटी देना है सीयूईटी एग्जाम दो, लेकिन यहाँ आपके फॉर्म में आ जाएगा। और जो दिल्ली के बच्चे हैं उनको सीईटी देना होता है, पहला चॉइस, सेकंड मतलब क्या प्रेफरेंस रहेगी वो बताया हुआ है यहाँ पे, है ना। ये प्रेफरेंस बताई हुई है, तो बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं दिल्ली वाले बच्चों के लिए, बाकी के कोर्सेज भी। तो दिल्ली का बच्चा 11-12 दिल्ली से किया है, वो पूछता है हमें अदर देन नीट कौन से फॉर्म भरने चाहिए, तो यहाँ पे इतने सारे कोर्सेज है, जिनमें भी आप एनरोल होना चाहते हैं आप वो भी साथ में भर दीजिए। नाउ डिपेंड्स कि उसके लिए साथ में एग्जाम लगेगा, सीईटी का लगेगा, सीयूईटी का लगेगा, कौन सा लगेगा वो आपको साथ में देना होगा। ठीक है, इसी तरह से हम इतने सारी चीज, रेडियोलॉजी में बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा कोर्स होता है, मैं बता रहा हूँ बच्चों को साथ में। ठीक है, होम्योपैथी, आयुर्वेद के लिए 153, होम्योपैथी के लिए 154, ये कोर्स, ये आपके कोड है। इन दोनों के लिए नीट का एग्जाम होगा, लेकिन फिर जब आप रेडियोलॉजी के लिए जाएंगे, रेडियोथेरेपी के लिए जाएंगे तो सीईटी और सीयूईटी एग्जाम्स। ठीक है, तो ये सब चीजें, इसके बाद में आपका ये बाकी के कोड्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, आप देख लीजिए। ब्रोशर जो है इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो कि आईपीयू की वेबसाइट, आप गूगल पे जाकर के जब लिखेंगे आईपीयू दिल्ली, दो वेबसाइट्स आ रही होंगी, एक नॉर्मल ggsipu.ac.in होगा, वो वेबसाइट ये वाली है। इस वेबसाइट पर इनका जो हम कह रहे हैं ये ब्रोशर ये अवेलेबल है, जबकि फॉर्म्स जो भरे जाएंगे उसके लिए एक और वहां पे वेबसाइट होगी, उसमें ipu.admission.ac.in लिखा होगा या nic.in लिखा होगा, तो आप उस पे जाइए, जो एडमिशन वाली है उस पे आपको फॉर्म्स जो आपको भरने एप्लीकेशन वो वहां होगा। यहां पर ये सब चीजें हैं, तो ये भी मैं आपको बता देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, हालांकि एक फॉर्म फिलिंग पे हम वीडियो लाएंगे। ये सारी चीजें, इतने सारे कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज है भाई। अब वो बच्चा जो एमबीबीएस करना चाहता है उसको 103 कोड भरना है, लेकिन एग्जाम नीट देना है। जिसको बीडीएस करना है उसे फॉर्म नहीं भरना है। मैं फिर बता देता हूं, यहाँ पे भी नीचे लिखा हुआ है, जिस बच्चे को लग रहा है कि सर अपनी तरफ से तो नहीं बोल रहे, हो सकता है ना, तो यहां लिखा है हमने सेकंड पॉइंट,
मतलब ब्रोशर में लिखा हुआ है फॉर बीडीएस प्रोग्राम द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर नीट यूजी एंड एडमिशन शैल बी कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एप्लीकेंट्स नीड नॉट अप्लाई टू द यूनिवर्सिटी। आपको करने की जरूरत ही नहीं है। अब पता नहीं इन्होंने 104 क्यों दिया, जब करना ही नहीं था अप्लाई तो देना ही नहीं चाहिए था, बट कंफ्यूज करते हैं ये लोग। ठीक है, ऐसे ही यहां पर एनटीए जो नीट है वो आपको देना होता है, सबको देना जरूरी है जिनको भी इन फॉर्म्स के लिए जाना है। ठीक है, तो आफ्टर एमबीबीएस जिस बच्चे को आयुर्वेद में जाना है वो बीएएमएस के लिए जाना चाहेगा, 153 कोड भरेगा। जिसको बीएचएमएस होम्योपैथी के लिए जाना है 154 कोर्स भरेगा। और जिसको नर्सिंग बीएससी नर्सिंग ऑनर्स के लिए जाना है ओनली फॉर अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स लिखा हुआ है। किसके लिए? केवल अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो वो क्या करेंगे, और उसके लिए भी जो है आप यहां से हुए हों तो आपको ये भी क्या करना है, आपको बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए 115 भरना है। अब यहाँ पे दो चीजें, एक तो नीट का एग्जाम और एक सीईटी से भी होगा, तो नर्सिंग वालों के लिए ये दो चीजें ध्यान रखनी है आपको। फिर आता है आपका बाकी के ऐसे एग्जाम्स के लिए भी लिखा हुआ है कि क्या क्या है। ठीक है, बीपीटी जो कोर्स होता है, बीएससी एमएलटी 4.5 साल का होता है, पैरा मेडिकल में हम इसको काउंट करते हैं, 124 इसका कोर्स है। तो कुछ बच्चे जो पूछते हैं सीईटी और सीयूईटी से होगा, ठीक है, कि और क्या क्या नीट के अलावा हमको भरने चाहिए, ये फॉर्म्स भर सकते हैं आप। ठीक है, इसी तरह से अगेन दिल्ली का होना है आपको, ये ध्यान रखें। तो ये सब चीजें हैं। फिर आपका एमबीबीएस के लिए यहाँ पे लिखा है कि अब देखो ये जो बच्चा पढ़ता है वो कंफ्यूज हो जाता है। कैसे? यहां लिखा है एमबीबीएस के लिए कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th क्लास एग्जामिनेशन इन द सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश, और 50% होना चाहिए इन केस जनरल, और अगर हम कहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बायोटेक्नोलॉजी इंग्लिश 40% होना चाहिए इन केस ऑफ ओबीसी एससी एसटी यानी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या लिखता है एडमिशन क्राइटेरिया में, ऑल कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन द नीट एग्जाम। ये जो है आगे देखिए यहां पर कुछ चीजें ऐसी है जहां बच्चों के लिए ये लिखा जाता है कि ये किया होना चाहिए। अब ये पढ़ के बच्चा सोचता है कि हमने भी किया है, और किसी भी स्टेट से आगे लिखा हुआ होता है, बच्चा सोचता है फिर तो हम भी एलिजिबल हैं। लेकिन जब आप डिटेल में आगे ब्रोशर में जाएंगे और कॉलेज वाइज जाएंगे, अभी मैं दिखाऊंगा आपको डॉक्टर बीएसए एनडीएमसी, तो वहां क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये केवल वो बच्चा जिसने 11-12 दिल्ली से किया है वही एलिजिबल है। ठीक है ना, तो देखिए ये बात हो गई, यहाँ पे सबके सामने लिखे हुए हैं, बीडीएस के लिए सामने लिखे हुए हैं कि क्या क्या उनकी होनी चाहिए, यही सब है, सब जगह पे सेम ही होता है। ठीक है, नर्सिंग के लिए जो है जनरल का 50th परसेंटाइल, वही एससी एसटी 40th परसेंटाइल मेन जो आपको क्लियर करना एग्जाम उसके लिए, तो मिनिमम क्वालिफाइंग ये चीज होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपका एग्जाम है जो मेरिट बैठेगी। फिर बीएएमएस के लिए अगेन सेम है वही कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 50% होना चाहिए, और अगर आप एससी एसटी ओबीसी किसी से आते हैं तो 40% से ऊपर होना चाहिए, वही चीजें फिर से। ठीक है, उसके अलावा फिर जो बीएचएमएस है उसके लिए भी सेम ही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में हम बात कर लेते हैं ये वाली चीज जो बच्चों को कंफ्यूज करती है, वो देखिए क्वालिफाइंग एग्जाम में आपको होना चाहिए। पहली बात तो याद रखें कि जो नीट के क्राइटेरिया हैं वो तो फुलफिल होंगे ही होंगे ना, उसके अलावा आपके उसके बाद कितने नंबर बैठते हैं वो उसके अकॉर्डिंग होता है। ये सारी चीजें हैं। एलिजिबिलिटी, ठीक है, एलिजिबिलिटी अलग अलग, एसीएमएस आर्मी कैटेगरी के लिए, तो एसीएमएस या एसीएमएस में जो जाना चाहता है आर्मी कैटेगरी वाले बच्चे, उनके लिए क्या होना चाहिए, इंडियन है या ओवरसीज है या नेपाली सिटीजन हो सकते हैं, नेपाल के भी, एनआरआई भी हो सकते हैं, या फॉरेन नेशनल्स आर नॉट एलिजिबल। क्लियर कट लिखा है क्या क्या चीज, कैंडिडेट शुड बी इंडियन, ओवरसीज, नेपाली सिटीजन होने चाहिए, एनआरआई और फॉरेन नेशनल वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, कैंडिडेट शुड बी मेडिकली फिट, ये हम एसीएमएस के लिए कह रहे हैं, और 17 ईयर इनकी एज हो चुकी हो, ये सब चीजें इनकी क्राइटेरिया है। ठीक है, फिर आगे इसी तरह की बाकी की जो डिटेल्स हैं, डिफेंस कैटेगरी, एक्चुअली डिफेंस कैटेगरी जो है वो आर्मी पे काम नहीं करेगी, वो बाकी के जो कोर्सेज है बहुत सारे तो आईपीयू में होते हैं दूसरे कोर्सेज, उनके लिए है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, उसके बाद में हम कहते हैं कि डिफेंस कैटेगरी भी बहुत सारी प्रायोरिटीज के साथ में होती है। एमबीबीएस सीईटी प्रोग्राम 103, अब ये जो है अब एक एक की बात कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। वर्धमान मेडिकल महावीर कॉलेज, जिसको हम वीएमएमसी कहते हैं, इसकी 100% जो काउंसलिंग है वो ऑल इंडिया से होती है, चाहे हम 15% ऑल इंडिया की बात कर लें, 85% स्टेट काउंसलिंग दिल्ली वाले बच्चों के लिए, दोनों की काउंसलिंग ऑल इंडिया ही करवाएगा। यहां क्लियर कट लिखा हुआ है कि 100% जो है यानी 170 सीट्स हैं, सारे के सारे जो है 100% सीट्स किससे होगी, केवल और केवल ऑल इंडिया काउंसलिंग से, उसमें इनका कोई रोल नहीं है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट, अगेन 100% जो काउंसलिंग है, 100 सीट्स के लिए पिछली बार हुआ था, इन्होंने कहा 30, 23, 24 में पिछली बार
100 सीट्स के लिए हुआ था, इस बार भी। ठीक है, फिर दिखा देता हूं एक और गलती ब्रोशर में। देखो यहां पे क्या लिखा है, एकेडमिक सेशन 2023-21, 23-21 थोड़ा ना होगा, 23-24 होना था ये, कि लास्ट ईयर 170 बच्चे थे, तो यहां इन्होंने गलती लिखा था, आगे सही लिख दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी के लिए मैंने कहा 100% जो सीट्स हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग से ही भरेगी, चाहे 15% ऑल इंडिया सीट्स हैं या 85% स्टेट कोटा सीट है, दोनों ही इन दोनों कॉलेजेस के लिए, क्योंकि सेंट्रल कॉलेजेस हैं। अब आता है एनडीएमसी, ये आपको पढ़ना है एनडीएमसी, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब देख लीजिए एनडीएमसी, नॉर्थ दिल्ली मेडिकल कॉलेज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसको हम एनडीएमसी कहते हैं। अब इसके लिए देखिए क्या लिखा है कि 15% कोटा के लिए तो ऑल इंडिया काउंसलिंग होगी, लेकिन फॉर द सीट्स ऑफ दिल्ली कैटेगरी कोटा जो 85% होती है, कैंडिडेट हु हैव स्टडीड 10+2 यानी 11th एंड 12th, जिसको आप कहते हैं क्लासेस, 11th और 12th क्लासेस इन द रिकॉग्नाइज्ड स्कूल या कॉलेज इन दिल्ली एंड पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी स्कूल या कॉलेज लोकेटेड इन दिल्ली ओनली shall be eligible for MBBS program in North Delhi Municipal Corporation, यानी मेडिकल कॉलेज जिसको हिंदू राव हॉस्पिटल के साथ जोड़ रखा है उसके अंदर। फिर से समझिए, 15% काउंसलिंग ऑल इंडिया होती है, उसके लिए सारे बच्चे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे एलिजिबल होते हैं और ऑल इंडिया काउंसलिंग करवाते हैं। लेकिन जो आईपीयू का ये फॉर्म भर रहे हैं, 85% सीट्स दिल्ली के बच्चों के लिए और वो इसी फॉर्म से भरी जाएगी इस कॉलेज में। पहले दो कॉलेज में हमने कहा सारी ऑल इंडिया से भर्ती है, स्टेट की भी 85% तो है आपका स्टेट दिल्ली वाले बच्चों के लिए, लेकिन काउंसलिंग होगी ऑल इंडिया। यहां पर काउंसलिंग होगी स्टेट आईपीयू से होगी। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान रखें, जो बच्चे ओबीसी, एससी, एसटी इन सबसे आते हैं, जो रिजर्वेशन के अंदर आते हैं, उनका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी ओबीसी, एससी, एसटी का जो सर्टिफिकेट है वो दिल्ली का बना हुआ होना चाहिए, तभी उसे यहां पर बेनिफिट मिलेगा। मेरा कहने का मतलब है, बच्चे ने 11th-12th कर ली दिल्ली से, उसका कास्ट सर्टिफिकेट है बिहार का, यूपी का, राजस्थान का, कहीं का भी, दिल्ली का नहीं है। ऐसे में वो आईपीयू का फॉर्म तो भर सकता है, लेकिन वो जनरल कहलाएगा, वो कैटेगरी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये स्टेट काउंसलिंग के लिए हो रहा है, दिल्ली के लिए हो रहा है। अगर आपके पास दिल्ली का कास्ट सर्टिफिकेट है तो वैलिड है। अब चाहे आप बिहार के रहने वाले हो, यूपी कहीं के भी रहने वाले हो, 11th-12th आपने दिल्ली से की और दिल्ली का आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट है, तो कास्ट का बेनिफिट भी मिलेगा, वरना आप जनरल कहलाओगे। ये बात आप समझ लीजिए, बार बार बोल देता हूं, इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही नेक्स्ट कॉलेज, ये एनडीएमसी था, आर्मी कॉलेज। अब इसको ढंग से पढ़ लीजिए, बहुत क्लियर कट लिखिए नो चीजें। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और पहले तक ऐसा भी होता था कि बाकी के डिफेंस वाले भी इस कॉलेज के लिए एप्लीकेबल थे। इस बार उन्होंने क्लियर कट क्या लिखा है वो पढ़ लीजिए। देयर वर 100 सीट्स फॉर एमबीबीएस प्रोग्राम, 100 सीटें पिछली बार थी एट एसीएमएस, विच आर फिल्ड बाय वार्ड चिल्ड्रन ऑफ एलिजिबल आर्मी पर्सनल एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ एससी एसटी कैटेगरी वुड बी एज पर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, जो दिल्ली की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग होगा। द एडमिशन टू द एसीएमएस इज फॉर द, किसके लिए है एसीएमएस में एडमिशन? फॉर द चिल्ड्रन ऑफ एलिजिबल सर्विंग या आर्मी पर्सनल, जो एलिजिबल सर्विंग आर्मी पर्सनल है, एक्स आर्मी पर्सनल एंड वॉर विडोज या विडो ऑफ आर्मी, इन सबके लिए एलिजिबिलिटी है। द चिल्ड्रन ऑफ फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ आर्मी पर्सनल आर एलिजिबल एंड दे आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द रेलेवेंट सर्टिफिकेट। वो भी लिखा हुआ है कौन कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए होता है, देख लीजिए। पहली बात तो किस किस कैटेगरी में आना चाहिए उसको, या तो वो आए इन कैटेगरीज में कि चिल्ड्रन है सर्विंग, जो सर्व कर रहे हैं आर्मी पर्सनल विथ मिनिमम 10 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस इन द आर्मी, जिनको 10 साल की कंटिन्यूअस, मिनिमम 10 साल तो हो चुके हैं आर्मी में सर्विस करते हुए, उनके बच्चे पहला। दूसरा, चिल्ड्रन ऑफ एक्स आर्मी पर्सनल, जिनकी अब उन्होंने रिटायरमेंट हो चुका है, ग्रांटेड अवॉर्डेड रेगुलर पेंशन, जिनको पेंशन मिल रही है, पहली चीज। फैमिली पेंशन मिल रही है, दूसरी चीज, ठीक है। लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन, इनमें से कुछ भी मिल रहा है। एट द टाइम ऑफ देयर सुपर एन्युएशन डिमाइस, ऐसा भी हो सकता है कि उनकी डेथ हो गई, डिस्चार्ज और रिलीज या इनवैलिडमेंट मेडिकल बोर्ड। दिस इंक्लूड्स चिल्ड्रन ऑफ रिक्रूट्स मेडिकली बोर्डेड आउट एंड ग्रांटेड डिसेबिलिटी पर्सन। Children of ex-army personnel who have taken discharge or been released after 10 year of service, ये तीनों बच्चे आएंगे। इसके अलावा कौन आएंगे?
ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे बच्चे जो अडेप्टेड है, अडेप्टेड या स्टेप चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन ऑफ रीमैरिड विडोज। अब उसके लिए भी क्या है, अडेप्टेड चिल्ड्रन जो होना चाहिए आर्मी पर्सनल का, उसको कम से कम 5 साल या उससे ज्यादा हो चुका हो अडेप्ट किया हुआ। जस्ट अडेप्ट किया है, कोई फायदा नहीं है, 5 साल या उससे ज्यादा अडेप्टेशन का हो गया हो तो उनको बेनिफिट मिलेगा। स्टेप चिल्ड्रन आर एलिजिबल प्रोवाइडेड दे आर बोर्न फ्रॉम अ वेडिंग वेयर एट लीस्ट वन पेरेंट बिलोंग्स टू द आर्मी एंड हु इज अदरवाइज एलिजिबल। ठीक है, स्पेशल क्लॉजेस में कौन कौन एलिजिबल है? चिल्ड्रन ऑफ आर्मी मेडिकल डेंटल कॉर्प्स ऑफिसर प्रेजेंटली सर्विंग विथ नेवी या एयरफोर्स हु हैव सर्व्ड इन द आर्मी फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। ढंग से समझ लीजिएगा। चिल्ड्रन ऑफ एपीएस पर्सनल क्लासिफाइड एज एक्स सर्विसमैन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, लेटर नंबर 9 जो 89 में आया था। चिल्ड्रन ऑफ एपीएस पर्सनल हु आर ऑन डेप्यूटेशन एंड हु हैव पुट इन 10 years of service in the army. Children of APS personnel who are directly recruited into APS and completed 10 years of service and who has per the terms and conditions of service retired from APS without reversion of to P&D department after completing their minimum pensionate service of which 10 years was in the army. Children of member of MNS who have 10 years service as regular member of MNS or are in receipt of pension from the army. Children of TA personnel who have completed 10 years of embodied service. तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हैं नीचे ACMS के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद की कि आप ये सारी चीजें पहले चेक कर लें कि आप इसमें क्राइटेरिया में आते हैं या नहीं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। फिर आता है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या चाहिए ऐसे बच्चों को। Proof of eligible category submit certificate as applicable, original and photocopy of PPO, service record, discharge book या तो service record है या discharge book है, identity card, serving certificate and dependent card, ये सब चीजों को आपको शो करना है। willingness certificate एक और, ये सबके annexure के अंदर इनको देने चाहिए थे। हालांकि इन्होंने इंडेक्स में तो लिख दिया है कि हम annexures लास्ट में प्रोवाइड कर रहे हैं आफ्टर 155 नंबर पेज, लेकिन वो गायब है अभी, मतलब पूरा 155 लास्ट है, उसके बाद में कुछ दिया ही नहीं है। तो होगा क्या, रीअपलोड करेंगे ये एनेक्शंस डालेंगे, डोंट वरी, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। ठीक है, अब एक चीज जो मैं आपको बता दूं, आईपीयू का जो बच्चा है, एक चीज जो यहां पर समझना है, जो भी ये फॉर्म फिल कर रहे हैं, जो भी बच्चा आईपीयू का फॉर्म फिल कर रहा है, उसे पहले नीट के फॉर्म को आने का वेट करना है। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि जब आप आईपीयू का फॉर्म भरेंगे, यहां पे पूछा जाएगा नीट का रजिस्ट्रेशन नंबर। ये भी ब्रोशर में लिखी हुई बात है कि आपको नीट का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा, वो आपको देना है। अब रजिस्ट्रेशन कब होगा? जब आप नीट का फॉर्म भरेंगे। इसलिए ये 31 मार्च तक है, उससे पहले पहले आपके नीट के फॉर्म फिल हो चुके होंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अभी पूरा प्रोसेस देख लीजिए, प्रॉपर्ली सारी चीजों को ध्यान रखिए। नीट का फॉर्म आ जाए, उसको पहले फॉर्म भरिए, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहां काम आएगा, ये याद रखिएगा। नीट का फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन जो है नीट का फॉर्म होने के बाद जब इसका फॉर्म भरोगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर देना है जो नीट में आपने भरा है, जो आपको मिला है। याद रखिए ये चीज, ठीक है ना? तो ये पॉइंट मैं आपको एडिशनल बता दे रहा हूं। अब देखो थर्ड पॉइंट उन्होंने क्लियर कर दिया। चिल्ड्रन ऑफ एयरफोर्स, नेवी एंड पैरामिलिट्री फोर्स लाइक सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, असम राइफल, ग्रेफ एंड टीएससी आर नॉट एलिजिबल फॉर द एडमिशन इन एसीएमएस अगेंस्ट द सीट्स रिजर्व्ड फॉर वार्ड्स या विडोज ऑफ आर्मी पर्सनल। क्लियर इस बार लिख दिया है कि बाकी इन सीट्स पे नहीं आ सकते हैं। फॉर द पीडब्ल्यूडी कैटेगरी 5% सीट्स आर रिजर्व्ड हॉरिजॉन्टली इन द नॉन आर्मी वार्ड या विडो सीट्स इन एवरी रीजन कैटेगरी। पीडब्ल्यूडी वालों के लिए है। फिर बात कर लेते हैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मेडिकल कॉलेज, जिसको हम बीएसए कहते हैं, उसके लिए भी सेम 15% सीट्स के लिए ऑल इंडिया काउंसलिंग होगी। 85% जो दिल्ली का बच्चा है, दिल्ली के लिए जा रहा है, उसको ये फॉर्म भरना जरूरी है, इसी से उसका होगा। यहां पर ये देख लीजिए, फॉर द सीट्स ऑफ दिल्ली कैटेगरी यानी कोटा द कैंडिडेट्स हु हैव स्टडीड 10+2 एंड 11th and 12th क्लासेस इन द रिकॉग्नाइज्ड स्कूल या कॉलेज इन दिल्ली एंड पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी स्कूल या कॉलेज इज लोकेटेड इन दिल्ली ओनली कैन बी एलिजिबल फॉर एमबीबीएस प्रोग्राम इन दिस इंस्टीट्यूट, यानी इन कॉलेज में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने फिर से कहा, ये फॉर्म भरने से पहले, आईपीयू का फॉर्म भरने से पहले अपने को नीट का फॉर्म भरना है, क्योंकि आईपीयू फॉर्म में मांगा जाएगा नीट का रजिस्ट्रेशन नंबर। इसलिए अपन ये कह रहे हैं कि आप पहले उस फॉर्म को भर लीजिएगा, तब तक ये सारी डिटेल्स आप ध्यान रखें। अगेन जो बच्चा ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से है, उसको दिल्ली से अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी है। अदरवाइज
वो कैटेगरी का बेनिफिट नहीं ले सकता है। दिल्ली का कैटेगरी सर्टिफिकेट है तभी माना जाएगा, ये ध्यान रखें। तो ये सारी बातें हो गई। इसके बाद हमारे पास में रिजर्व कैटेगरीज के लिए BMS BHMS के लिए भी वही चीज़ है। 85% के लिए जो है बच्चा वहां पर यहाँ का जो है दिल्ली का वो एलिजिबल है, क्लियर कट लिखा हुआ है यहाँ पर भी। इसी तरह से क्लियर कट लिख दिया है कि BMS के लिए एक कॉलेज है ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान, और ऐसे ही होम्योपैथी के लिए डॉक्टर BR सुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो ये 2 कॉलेजेस, एक कॉलेज दोनों के लिए हैं और इनके लिए भी वही एप्लीकेबल है। नर्सिंग के लिए एक चीज लिखी है इन्होंने, मस्ट अपीयर एंड क्वालिफाई द नीट एग्जाम। इन्होंने नीचे ये लिख दिया है कि अभी कोर्ट में ये केस भी चल रहा है, तो आगे जो भी डिसीजन होगा वो आ जाएगा आगे का, कि कैसे इसकी काउंसलिंग कौन करवाएगा, सारा ऑल इंडिया से होगी या यहां से भी होगी। फिलहाल आप ये फॉर्म भर के रख दें, इन्होंने ऐसे कहा है, ठीक है ना। फिर सीटी कोर्स वगैरह के साथ में कितनी कितनी सीट्स हैं वो सब लिख दिया है। जैसे आर्मी मेडिकल ACMS में 100 सीट्स रहेंगी। BSA हॉस्पिटल्स के BSA के लिए 125 टोटल सीट्स है। अब ऑल इंडिया की इसमें 85% है, 15% ऑल इंडिया है, 85% स्टेट काउंसलिंग के। फिर NDMC में 60 सीट्स हैं। फिर VMMC के लिए 170 सीट्स हैं और सारी ऑल इंडिया से फिल होती है, चाहे 85% हो या 15% हो। अटल बिहारी वाजपेयी के 100 सीट्स हैं। अब इस बार हो सकता है अगर सीट्स कहीं बढ़ रही है तो आपके पास में और इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, हम आपको बताते रहेंगे टाइम टू टाइम। PDS के लिए हमने कहा ये फॉर्म भरने की जरूरत ही नहीं है आपको, एक ही कॉलेज है रोहिणी वाला एसिक, और उसमें 62 कॉलेज सीट्स होती हैं। फिर ये सारी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। तो टोटल सम अप बताऊं पूरे वीडियो का, तो आपको क्या पता चला, ऐसे बच्चे जिन्होंने 11-12 दिल्ली से किया है वो ये फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे बच्चे जो आर्मी वार्ड्स हैं, आर्मी पर्सनल के हम कह सकते हैं कि वार्ड्स हैं, उनको ACMS के लिए रिजर्वेशन मिलता है। ACMS में चाहे वो किसी भी स्टेट का है लेकिन आर्मी से है तो ACMS के लिए भर दीजिए। PDS के लिए फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। MBBS, आयुष कोर्सेज, BMS, BHMS, नर्सिंग, इन सब के लिए आप ये फॉर्म भरें अगर आप दिल्ली से 11-12 किए हैं। फॉर्म फिल करने से पहले हमने कहा कि आप नीट का फॉर्म भरिएगा, क्योंकि यहां पर ब्रोशर में लिखा हुआ है कि आपसे पूछा जाएगा जो आप एग्जामिनेशन जो दे रहे हैं नीट का फॉर्म, जैसे कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, तो वो आपको तभी मिलेगा जब आपने नीट का फॉर्म भरा है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखें। हम एक फॉर्म भरने का वीडियो अलग बनाएंगे, लेकिन आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिए और जो हमारा टेलीग्राम है उसे ज्वाइन करके रखिए, जिससे आप कुछ मिस ना करें, टाइमली आपको चीजें मिलती रहे। बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट टाइमली हम आपके साथ लेके आते हैं। जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है 72300533, इस पे व्हाट्सएप करिए और लिखिए नीट पेड काउंसलिंग। हम अपना ब्रोशर भेज देंगे, इनकेस अच्छा लगता है हमारे साथ जुड़िए, वरना फ्री में तो ऑलरेडी हम कंटेंट देते ही हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम, अच्छे से क्रैक करना है और एक बहुत बेहतरीन मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाना है। थैंक यू।